आपकी सब मुश्किलों के जवाब आपके पास हैं। बस आपको सही जवाब या सही क्वेश्चन खुद से करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोच, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाने वाला है आपकी मंजिल की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैराथन 6 में मैं आज आपकी एक पूरी यूनिट ख़त्म कर दूंगा। कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था। नेटवर्क आ रहा था पर इतना नहीं आ रहा था कि 10 या 12 GB का डाटा अपलोड हो सके। ठीक है, तो आप आज के लिए, कल के लिए सॉरी चाहता हूँ। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं फुल जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ नियतांक दिए हुए हैं जिनके बारे में एग्जाम में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धड़ल्ले से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये यंग प्रत्यास्था गुणांक है, ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, दृढ़ता गुणांक है, ये पॉइजन अनुपात है, और यहाँ पर ये मरोड़ी घूर्ता दी हुई है, और ये हमारा नमन दिया हुआ है। नमन मतलब बेंडिंग दी हुई है। मैं एक एक करके आपको सब प्यार से समझाता हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो यही ना कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग्ज़ाम में हर चीज़ आ जानी चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर पता नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले y/2। देखो याद कैसे करना है, हर चीज़ को दिमाग में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। y/2, y/3, y/9 मैंने इसलिए सीक्वेंस में रखा है कि आपको याद हो जाए एक बार में। तो y/2 यहाँ पर 2 है तो 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगी। y/3 है तो 1 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा, पर यहाँ पर माइनस लगा, आपको इस माइनस का थोड़ा सा ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर y/9 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए bn/3b प्लस नीटा होता है। ठीक है, और ये गामा दिया हुआ है, गामा नहीं है ये बल आघूर्ण है, और ये बल आघूर्ण होता है πr4 नीटा थीटा अपॉन में 12। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन तो 3 में से एक क्वेश्चन 100% आना है। अभी समझ लीजिए, आपको हर कीमत पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। ठीक है, तो y/2 इज इक्वल नीटा 1 प्लस सिग्मा, y/2 इज इक्वल नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा है y/2, y/3, y/9, ऐसे याद रखिए, y/2, y/3, y/9। ठीक है, y/2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, y/3 बीटा है ना, हाँ बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, y/9 बीटा इंटू n मतलब नीटा और डिवाइडेड बाई 3 बीटा प्लस n। बीटा मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नीटा बीटा थोड़ा कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, हालांकि ये b आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि अगर y की वैल्यू ईटा की 2 गुनी है, ठीक है, अगर y की वैल्यू नीटा की 2 गुनी है तो सिग्मा का मान बताइए भैया, है ना, सिंपल सा। दूसरा, अगर y की वैल्यू b की आयतन प्रत्यास्था गुणांक की 3 गुनी है तो सिग्मा का मान बताइए भैया। ठीक है, अगर y की वैल्यू b की 3 गुनी है तो नीटा का मान बताइए। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकलते हैं, उन रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है जहाँ पर ये सिग्मा दिया है, सिग्मा का मान कितना होता है, तो सिग्मा का मान होता है -1/2 से लेकर के, सॉरी -1 से लेकर के 1/2 के बीच में। ठीक है, -1 से लेकर के 1/2 के बीच में सिग्मा का मान होता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक आपने पढ़ रखा है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब S/E, S का मतलब होता है F/A, E का मतलब होता है डेल्टा L/A मतलब डेल्टा L/L। ठीक है, B होता है P/डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, और यहाँ पर ईटा होता है P जितना फोर्स लगा रहे हैं P/F/A डिवाइडेड बाई थीटा मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है मरोड़ी घूर्ता। ठीक है, मरोड़ी घूर्ता मतलब ये होता है कि किसी भी जो एक हमारा बेलन दिया होगा, जो हमारी घरों में हमारे रॉड्स लगे होते हैं, रॉड्स नहीं, घर में रॉड्स कहाँ लगे रहते हैं, जैसे कि आपके यहाँ आपने देखा होगा ब्रिज देखे होंगे, उन ब्रिजों में पिलर्स लगे रहते हैं इस टाइप के। ठीक है, अगर हम उसे बेंड करते हैं बेलन के टाइप में, अगर उसे बेंड करते हैं, बेंड करने के लिए कितना आघूर्ण चाहिए होता है, उस आघूर्ण का फॉर्मूला है ये।
ठीक है। मैं इसका यूज़ बताता हूँ, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, है ना। मैं इससे लिखता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ पहले, हाँ ब्लू से लिखता हूँ। इन फार्मूलों को आप जरा अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए। इस एग्ज़ाम में इन फार्मूलों से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, आप समझ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से पूछे जाएंगे आपसे ये क्वेश्चंस इनसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर y का मान नीटा का 2 गुना है तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 नीटा लिख दें, नीटा से नीटा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1 से 1 सिग्मा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, देखो पहले तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम से में आया, ये भी आया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नया बन के आया था, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। वो क्वेश्चन क्या आया था, इसी का दूसरा मतलब ड्राइव्ड फॉर्म था। ड्राइव्ड मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया गया था, वो वाला फॉर्म एग्जाम में आया था। तो वो वाला फॉर्म क्या है, देखिए वो वाला फॉर्म था y/9 आपका ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे आएंगे, या इसके क्रम चेंज कर देंगे, मतलब इसको पलट देंगे, ठीक है। तो पलटने पे ये हो जाएगा हमारा 9/y इज इक्वल 3b प्लस ईटा डिवाइडेड बाई b ईटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए पर अलग अलग करके, अलग अलग डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 9/y इज इक्वल b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 3/ईटा प्लस n से n मतलब ईटा से ईटा कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 1/b। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया था कि y b ईटा में संबंध बताइए, और उसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिए जिससे आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत आसान हो जाए। फिर से एक बार सुन लीजिए जिससे आपको कुछ आसानी रहे आपके दिमाग में रिकॉल होने के लिए, ठीक है। y b ईटा सिग्मा, ये 4 दिए हुए हैं, चारों रेशियो हैं। सिग्मा का मान -1 से लेकर के 1/2 तक होता है, मतलब 0.5 तक होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिग्मा y नीटा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो y दो जगह बराबर कर देंगे तो इसका रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। इसका रिलेशन निकल आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा हमारा y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा बराबर, देखिए अगर इसको 3 से क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ईटा, सॉरी ये क्या हो गई, वैसे हाथ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, इसका रिलेशन निकालना है तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी ना। आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है कि अगर b का मान निकालना है और ईटा का फॉर्म निकालना है, किसी का भी एक फॉर्म निकालना है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा ईटा इज इक्वल 3b 1 माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सिग्मा। ये हो गया फॉर्मूला, देख लीजिए, ठीक है। या फिर इस 3/2 को इधर कर देंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। आपको ये वाला भी फॉर्मूला आसानी से याद रखना है जिससे आपके एग्जाम में इसको समझने में बहुत ही आसानी रहे, ठीक है। कुछ बड़ा रूल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ नहीं किया है मैंने, इन दो को वैल्यू को बराबर कर दिया बस, और कुछ नहीं। मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है जिसका आपको यूज़ ना पता हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाउ, टाउ मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क कैसे लगता है, टॉर्क ऐसे नहीं लग सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स नहीं लगता, जब परपेंडिकुलर लगाएंगे ऐसे, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है, पहले आप समझ लीजिए टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है। टॉर्क होता है टॉर्क F मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। ये आपका टॉर्क होता है। टॉर्क का फॉर्मूला अगर कोई बेलन दिया हुआ है उस कंडीशन पर कैसे काम करेगा, इसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये इसकी डिस्टेंस इतनी जो हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी r, रेडियस हो जाएगी इसकी r, ये इसकी इतनी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इस बेलन पर ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके, कैसे बताऊँ आपको, हाँ ऐसे ऐसे समझ लीजिए, हमने इस पर ऐसे फोर्स लगाया जिसकी वजह से घूम रहा है, जिसकी वजह से घूम रहा है। अब घूमने के लिए इस पर थीटा एंगल जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो थीटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो नीटा दिया हुआ है, नीटा का क्या काम है, इसको दृढ़ बनाए रखना। दृढ़ता गुणांक का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है। आर
तो यहाँ पर वेरिएबल है आर किस दर से घूमेगा, अगर हम टॉर्क लगाएंगे तो आर किस दर से चेंज होगा, वो यहाँ पर R4 दिया हुआ है। लंबाई में क्या होगा, लंबाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रहेगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि एक धातु का बेलन जिसकी त्रिज्या R है तथा जिस पर दृढ़ता गुणांक नीटा है, उस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, या 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क लगाने के बाद में उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, मतलब इस टाइप से बनने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि Q प्रपोज टाउ प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, ये पहला। तो अगर सारे नियतांक, मतलब सारे जो इसमें वेरिएंट दिए हुए हैं उनको नियत रखा जाए और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अगर हम त्रिज्या को 2 गुना कर दें, इस बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, टॉर्क का मान कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2 4 16 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लंबाई, अगर हम इस रॉड की लंबाई को लंबा कर देंगे तो क्या होगा, अगर टॉर्क की लंबाई को लंबा कर देंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क जो है कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, इन्वर्सनली कम हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर थीटा की बात कर लें तो अगर थीटा की बात कर लें तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो थीटा मतलब जितना थीटा आप बढ़ाएंगे, जितना एंगल आप इस बेलन का बढ़ाएंगे उतना ही टॉर्क बढ़ता जाएगा। आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इतने में से ही एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, या इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि आर की बढ़ाने पर इसमें क्या होगा, ईटा को बढ़ाने पर इसमें क्या होगा, थीटा को बढ़ाने पे इसमें क्या होगा, इसको बढ़ाने या घटाने पर इसमें क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो जी। यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और इससे एक क्वेश्चन, इन 3 में से 2 क्वेश्चन बनने के फुल चांस है। आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, इस क्लास को 3-4 बार देखिए जिससे आपको ये सब याद हो जाए आसानी से, ठीक है। इतना हो गया। अब ये समझ लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है बेंडिंग, ठीक है, इस बेंडिंग के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, आप ये समझ लीजिए कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक ये बीम है, ठीक है, घर में बीम पड़ी रहती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसे बीम पड़ी रहती हैं, ठीक है। ये मैंने एक बीम बना दी। अब इस बीम के ऊपर हमने फोर्स लगाया नहीं, पर उस छत का खुद का फोर्स लगा इसमें, जिसकी वजह से उसकी आकृति कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है, उसकी आकृति कुछ इस टाइप से हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए कि तो थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला छोटा सा, मेरे को जो चुन्नू से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस चुन्नू से डिस्प्लेसमेंट जो थोड़ा सा बेंड हुआ है, मतलब कोई दूसरा पेन भी नहीं है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, इस बेंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कॉलम में बेंडिंग मतलब नमन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वो एज इट इज़ फॉर्मूला लिखा होता है यहाँ पर, और ये पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि बेंडिंग का तो फॉर्मूला आपको याद है, आपने रट्टा मार दिया, ठीक है, पर उन्होंने खेला कर दिया आपके साथ में। खेला ये कर दिया कि इस वाले फॉर्मूले में y ना दे करके इन्होंने नीटा और सिग्मा दे दिया, तब क्या करेंगे आप। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि किसी कॉलम के लिए सिग्मा का मान 1 है, सिग्मा मतलब पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1 है, तो दृढ़ता गुणांक, ठीक है, दृढ़ता गुणांक के लिए नमन का फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ईटा, ठीक है। इस तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है, जिससे कि आपको हर चीज़ आसानी से आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, तो देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशन दी है, L दिया हुआ है, B दिया है, D दिया है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कॉलम्स लगाए जाते हैं पुलों में, खासकर आपने पुल ही देखे होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी, उसमें इस तरह से बीम डाली जाती है, ना कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। मतलब इससे क्या होता है, जितना आप इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे, मतलब इतनी लेंथ ये मोटी रहेगी, भले ये पतली रहे पर ये मोटी होनी चाहिए। देखिए नमन कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम ये वाली जो D की वैल्यू है इसको अत्यधिक रखते हैं, जिससे ये वैल्यू कम रहे। अगर हम इस D को बढ़ा देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, जैसे कि ये देखिए, ये एक हमारा कॉलम है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में किस फैक्टर को बढ़ाने से नमन कम होगा, ठीक है। तो आप क्या इसमें बताइए, इसमें क्या फैक्टर बढ़ाएंगे? क्या आप इसको मोटा कर देंगे? मतलब क्या आप इसको मोटा कर देंगे? मोटा करने से क्या नमन नहीं होगा? होगा, और ज़्यादा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला कर दें, ठीक है, और इसकी लेंथ बढ़ा दें नीचे की, ठीक है, इसके मतलब जो चौड़ाई है वो चौड़ाई बढ़ा दें, ठीक है, और चौड़ाई बढ़ाने से क्या होगा, इसकी डी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये बहुत कम हो जाएगा। देखिए 3 है, अगर इसको हम डबल कर देंगे तो कितना कम होगा, 3 गुना कम हो जाएगा। अगर ये 3 गुना कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बेंडिंग कितनी कम होगी, है ना। तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें से सिर्फ और ये फार्मूला और इनमें से कोई एक फार्मूला एग्जाम में पूछा जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग अपना श्यानता गुणांक और श्यानता वाला जो चैप्टर दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि हाँ, क्रांतिक द्रव के प्रकार, क्रांतिक चाल, धारा रेखी, श्यानता गुणांक, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 टाइप के आपके द्रव होते हैं, ठीक है। 2 टाइप मतलब क्या, एक अच्छा द्रव, एक गंदा द्रव, ठीक है। तो अच्छे द्रव की क्वालिटी क्या है, या आदर्श द्रव की क्वालिटी क्या है, जिसमें शून्य श्यानता हो, जिसमें श्यानता का मान 0 हो, मीन्स विस्कोसिटी 0, मीन्स अश्यान द्रव हो, ठीक है। अश्यान द्रव अगर होगा तो वो शून्य श्यानता रखेगा, ठीक है। और धारा रेखी प्रवाह के लिए देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती, फालतू की बातें बताने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। धारा रेखी प्रवाह ऐसा प्रवाह होता है जिसके हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर सभी पार्टिकल मिलजुल के चलते हो, ठीक है, मिलजुल के चलते हो, मतलब बैलेंस रहते हो। जैसे कि आपने पाइप देखा होगा, पाइप को अगर आप दबा देते हैं तो जो फ्लो है वो फैल जाता है। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, एक आसानी से इस तरह से बहता है, इस तरह देखिए, मान लीजिए ये पाइप से पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, और यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, ये स्टडी फ्लो है। अगर इसी में आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर लगा देंगे तो ये फ्लो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ये फ्लो हो गया। अब इसी में आता है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, किसी भी द्रव के लिए क्रांतिक वेग क्या होता है, तो क्रांतिक वेग वह होता है जिस पर वह अधिकतम, पहले तो वेग होता है वह अधिकतम वेग जिस पर सभी द्रव, सभी धारा रेखी बहने वाले द्रव धारा रेखी रहते हैं, ठीक है, धारा रेखी रहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग का फॉर्मूला होता है Vc, क्रांतिक वेग Vc बराबर के यहाँ पर क्या है, के आपका यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कह लिया है, और ये हो जाएगा सिग्मा मतलब रो या सिग्मा कुछ भी से डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हो जाएगा इसका डी मतलब डायमीटर, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा इसकी श्यानता का क्रांतिक फॉर्मूला। क्रांतिक वेग का फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, के ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो। तो यहाँ पे डी हो गया। अब यहाँ से 3 फैक्टर्स बनते हैं। 3 फैक्टर्स कौन से बनते हैं, पहला फैक्टर ये है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी भी प्रवाह की गति के बारे में बताते हैं कि वो धारा रेखी है या वो टर्बुलेंट है या स्टडी फ्लो है। तीनों फ्लो के बारे में हम उसे बताते हैं, ठीक है। तो स्टडी फ्लो में क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है, 2000 से कम होती है, मतलब 20,000 से कम होती है। 20,000 से 30,000 के बीच में, 30,000 के बीच में ये फ्लो अनियमित होता है, मतलब कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इस टाइप से। और जो 30,000 से अधिक होता है फ्लो, 30,000 से अधिक जो फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा, वो आपका फ्लो होगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मैंने बताया आपको, ऐसा फ्लो जिसमें सभी जगह पर सभी पार्टिकल आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन ना हो भैया, ठीक है। ये हो गया आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग सीधे सीधे अपने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर। श्यान बल क्या होता है, श्यान बल, ठीक है। किसी भी द्रव की सतहों पर लगने वाला बल, द्रव जो होता है उनकी सतह आपस में स्लिप होती जाती है। जैसे आप कभी किसी बड़े जलाशय में जाते हैं या किसी पॉन्ड में जाते हैं या नदी में जाते हैं, तो आप वहाँ देखते होंगे जब पैर रखते होंगे तो ऊपर की लेयर गर्म, नीचे की ठंडी 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 ऐसा रहती है। तो वो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को चेंज करने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है, उन पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं श्यान फोर्स। वो श्यान फोर्स किस पर फैक्ट करता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो श्यान बल
तो श्यान बल F इज इक्वल होता है ईटा ए डेल्टा वी बाई एक्स। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर लगा होगा प्लस और माइनस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि एक और दूसरी परत, दो परतें जो द्रव की हैं वो दोनों परतें एक दूसरे पर इधर उधर स्लिप कर रही, मतलब एक इधर जा रही तो एक इधर जा रही, दो परतें एक दूसरे पर स्लिप कर रही। यहाँ पर नीटा क्या है, यहाँ पर ये है श्यानता गुणांक। आपको ये अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर वो नीटा दिया हुआ वो दृढ़ता गुणांक है, ये हमारा क्या है, श्यानता गुणांक है। आपको ये याद रखना है, ओके, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दिया है। अब डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स क्या है, वेग प्रवणता है। किसकी वेग प्रवणता है, द्रव की वेग प्रवणता है। द्रव की वेग प्रवणता क्या होती है, द्रव की वेग प्रवणता होती है जब एक दूसरे के साथ में पार्टिकल चेंज हो रहे हो, पार्टिकल किसके, द्रव के पार्टिकल चेंज हो रहे हो। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे द्रव प्रवणता कम होती जाएगी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, नीटा भी तो अनुपात है, इसका मतलब नहीं। अब जो ईटा दिया हुआ है, जो नीटा दिया हुआ है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है पॉइज। अब एक पॉइज बराबर कितना होता है और इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिए। तो इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ पॉइज, पॉइज। तो पॉइज, एक पॉइज बराबर कितना होता है, 10 टू पावर -1। देखिए यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, अपॉन में जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम इसको चेंज करें तो कितना हो जाएगा, पहले मैं इसकी जो है आपको बताता हूँ डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा mL/t-2 बराबर ईटा L/t-1/L। ठीक है, देखिए L/t-1 इसकी हो जाएगी वेग, इसकी हो जाएगी L, ये वाला L से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से L² से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक L बच गया है, यहाँ पर आपका ईटा बच गया है। अब ये इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा m हो गया हमारा, ये हो गया t-2, ये हो गया हमारा L-1, यहाँ से माइनस कटेगा, हो जाएगा कितना L-1 और t-1 बराबर हो जाएगा हमारा ईटा, ये हमारी हो गई विमा। अब इस विमा से मात्रक निकालेंगे, हो जाएगा कितना, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा हमारा kg पर मीटर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा यूनिट, और ये यूनिट ही आपको याद रखना है जिससे आपको ये एक पॉइज की वैल्यू याद रहे। ठीक है, ये एक पॉइज की वैल्यू आपको याद रहे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसकी डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है, डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है आज एग्जाम में। तो अगर ये एग्जाम में डायमेंशन पूछी जाएगी तो कैसे पूछी जाएगी, तो पूछेगा दृढ़ता गुणांक नहीं, ये पूछेगा श्यानता गुणांक की विमा बताइए और इसका मात्रक क्या होता है ये बताइए। यदि ये पूछेगा एक पॉइज कितने न्यूटन मीटर, या यहाँ से पूछ सकता है एक पॉइज कितने किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पूछ सकता है। या ये यहाँ पर खेला कर सकता है कि किलोग्राम मीटर और सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे 10 टू पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 10 टू पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 टू पावर 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में आ जाएगा, ये मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक के बाद में हम लोग आते हैं सीधे किस पे आते हैं, अब हम लोग आते हैं सीधे स्ट्रोक्स लॉ पे। स्ट्रोक्स लॉ मतलब बैट वाला स्ट्रोक्स लॉ, जिसमें आपने कहा कि स्ट्रोक ले लिया बेहतरीन। तो स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रोक लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी सरफेस पर फोर्स की वैल्यू देखें, या फिर कोई द्रव, किसी द्रव में कोई पार्टिकल हवा से आकर के गिरता है तो, या फिर हवा में होता है तो उसमें क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग किस तरह से वो काम करता है, इसके बारे में स्टोक्स लॉ में बताता है। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल 6 पाई ईटा RV। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से ही बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। देखिए, जिस वेग से गोली गिर रही है, मान लीजिए ये हमारी गोली है, ठीक है, एक छोटी सी स्फीयर है जो हवा में है, जो नीचे की ओर गिर रही है। ये नीचे की ओर गिरने के लिए इस पर फोर्स जो लग रहा है वो है F। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, इसका द्रव्यमान m है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे की ओर गिर रही, तो F बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। अगर F बराबर mg हो जाएगा तो यहाँ से जो m है इसका मास है वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके डेंसिटी और इसके वैल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले आपके लिए स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ
ठीक है, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और स्टोक्स लॉ में जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया स्टोक्स लॉ का। अगर इस स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है तो अब इस पर कैसे क्या वर्क करना है ये समझना है हमें। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, F बराबर हम सब जानते हैं बचपन से क्या होता है, mg होता है, और m बराबर क्या होता है हम जानते हैं v इंटू डी, मतलब घनत्व वाला होता है फॉर्मूला। और v क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसी भी स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो या डी, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया डी जी, वैसे तो मैं लिखता रोजी मैडम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डी जी, अगर मैं डी जी लिख दिया है, अब ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि यदि गोली हवा से आकर के द्रव में गिरती है, अगर हवा से आकर द्रव में गिरती है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, अगर हवा में से आकर के द्रव में गिरती है तो उसके वेग में क्या होता है, पहले वेग बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो वाला घनत्व दूसरे वाले घनत्व को लेस कर देगा। तो यहाँ पर जो हमने डी लिखा है, ये वाला डी हो जाएगा डेल्टा डी बराबर d1 माइनस d2। ये d1 यहाँ पर ज़्यादा है d2 से, इसलिए यह लेस हो गया। तो आप दोनों को फॉर्मूले को बैलेंस कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 6 पाई ईटा RV बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमें आर, हमने यहाँ पर ये आर ले लिया, हमको छोटा वाला आर लेना होगा, छोटा वाला आर वाला बाबू मतलब लेना पड़ेगा हमको, आर वाला बाबू, ये आर क्यूब हमने ले लिया, और ये हो जाएगा हमारा d1 माइनस d2। देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों की, d1 माइनस d2, हमने d1 माइनस इसलिए ले लिया कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए द्रव और एक लोहे के गोले में किसका घनत्व ज़्यादा होगा बताइए, तो लोहे का ज़्यादा होगा, तो उससे वो हटा देंगे, सिंपल सा है। क्या आप लोग इतना परेशान रहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स यहाँ से कट रहे हैं, एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है। ये फॉर्मूला एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो ये इसको यहाँ से काटोगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ से r की पावर कटेगी, यहाँ हो जाएगी 2, यहाँ से ये r कट जाएगा, यहाँ पर बचा v। अब हमें इस v का फॉर्मूला निकालना है, तो v का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल 2/9, 2/9 देखिए 2 ये हुए, 3 3 ये 9 हो जाएगा, और ये पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, r² d1 माइनस d2 इंटू जी। ये हमारा हो जाएगा पूरा फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला तो ना धड़ल्ले से याद रखना है। इस फॉर्मूले से तो पूछिए कितने क्वेश्चन बनेंगे आज के एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर एक श्यान द्रव में गिरने वाली गोली का द्रव्यमान ये दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या ये है और उसका घनत्व ये है, तो वो जो वेग है वो किस पर निर्भर करेगा, m पर करेगा, r पर करेगा, ईटा पे करेगा, डेंसिटी पे करेगा। तो आपको याद रखना है वो r पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, तो आपको ये याद रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा v बराबर v प्रोपोर्शनल r², एक फार्मूला ये याद रखना है, v प्रोपोर्शनल 1/ईटा याद रखना है, और v प्रोपोर्शनल टू डेल्टा d याद रखना है, ठीक है। ये आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला याद करा रहा हूँ। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। हमारा ये हो गया अविरतता का सिद्धांत। आदर्श द्रव मैंने आपको बता दिया है, अविरतता का सिद्धांत पे आ जाइए। अविरतता मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो, कॉन्टिन्यूटी का रूल जो होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का रूल बहुत ही सिंपल है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर एक ये हमारी ट्यूब दी हुई है, ठीक है, ये एक हमारी ट्यूब दी हुई है, इस ट्यूब पर जो है, क्या मैं फ्लो करा दूँ, हाँ, यहाँ का जो रेडियस है वो है r1, यहाँ पर इसका निकलने वाला वेग है v1, यहाँ पर इसमें द्रव जो डाला जाएगा वो हो जाएगा v2, और रेडियस है r2, ठीक है। तो अविरतता के सिद्धांत, यहाँ का क्षेत्रफल है a2, यहाँ का क्षेत्रफल है a1, ठीक है। तो रूल क्या हो जाएगा, हमारा रूल हो जाएगा a1 v1 बराबर a2 v2। अब अगर यहाँ से प्रवाह की दर पूछी जाए तो प्रवाह की दर हो जाएगी हमारी q, प्रवाह की दर हो जाएगी हमारी q बराबर a1 v1 बराबर a2 v2
इज इक्वल क्यू, प्रवाह की दर एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैंने आपको ये पहले बता दिया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ए की वैल्यू आर के फॉर्म में दी है तो क्या खेला हो जाएगा, तो ये खेला बनेगा आपका R1 स्क्वायर V1 R2 स्क्वायर V2 बराबर क्यू। ये भी आपको याद रखना है। अगर इसमें दो पाइप जोड़ दी जाएंगी तो जो एक जगह से फ्लो हो रहा होगा वो फ्लो उन दोनों के फ्लो के ऐड के इक्वल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ से इतना हो गया। अविरतता का सिद्धांत जो है, अविरतता के सिद्धांत के अनुसार जो हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है वो वैल्यू जो है आपकी Q बराबर A1 V1 से ही आ सकती है। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बर्नौली थ्योरम। बर्नौली बाबा चित्र यही रखेंगे, थोड़ा सा इसमें वैल्यू बढ़ा लेंगे। यहाँ पर दाब हो जाएगा P2, यहाँ पर दाब हो जाएगा P1 और यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी H1, यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी H2। बस इतने ही पूछने यहाँ से, ठीक है। तो जो बर्नौली का थ्योरम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, बर्नौली का थ्योरम जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला के लिए आपको याद रखना है, पहले तो आप ये याद रख लीजिए अच्छी तरह से। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अब आ जाइए बर्नौली बाबा के प्रमेय में। बर्नौली बाबा ने बताया कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल P2 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये बाबा ने बताया, ठीक है। बाबा ने बताया कि किसी भी आश्यान द्रव, जब किसी भी जो असंपीड्य द्रव होता है, जब किसी भी पाइप से बहता है तो उस पर समस्त जगह पर जो ऊर्जा का बैलेंस्ड होता है, ऊर्जा का मतलब जो मान होता है, सभी दाब ऊर्जा, ये दाब ऊर्जा है, ये वेग ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, इन सभी का योग जो है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरा इसमें पूछेगा, और क्या पूछेगा इसमें, ये पूछ सकता है कि बताइए भैया जो ये P1 है वो क्या है, दाब, ठीक है। 1/2 रो V1 क्या है, ये आपका है वेग, ठीक है। किसी भी द्रव का वेग कितना है, ये है। और जो यहाँ पर रो GH दिया हुआ है ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, सारी ऊर्जा है यहाँ पर। और सबकी विमा यहाँ पर क्या है, जो P की विमा है, अभी यहाँ पर ये है। अगर हम अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, वेग शीर्ष और स्थिति शीर्ष क्या होते हैं, ठीक है। दाब शीर्ष, स्थिति शीर्ष क्या होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा P1 बाई रो जी प्लस हाफ V1 स्क्वायर बाई G प्लस ये हो जाएगा हमारा H1। ये सभी क्या होंगे, ये हमारा हो जाएगा दाब शीर्ष, ये हमारा है दाब शीर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेग शीर्ष, ये हमारा हो जाएगा स्थिति शीर्ष या ऊंचाई का शीर्ष, बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ लेता है कि वेग शीर्ष की विमा बताइए, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेग शीर्ष की विमा तो वेग के इक्वल होनी चाहिए, LT-1 करके चले आते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर इन सभी की विमा क्या होती है, L, मतलब सभी का मात्रक क्या होता है, L होता है। ये आपको याद रखना है, मतलब मीटर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी को प्रयोग में कर करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम किसी भी द्रव के फ्लो का प्रेशर फाइंड करते हैं, ठीक है, प्रेशर फाइंड करते हैं वेंचुरीमीटर में। तो कैसे करेंगे, अगर वेंचुरीमीटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या चीज़ कॉमन रहेगी, सबसे पहले जो है लिक्विड का लेयर जो है वो इक्वल रहेगा, इसलिए H और H कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा कितना, ये पार्ट बचेगा और ये पार्ट बचेगा। इन दो पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जैसे वेंचुरीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2, P1 इसको इधर लेकर के आएंगे बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो V1, एक सेकेंड मैं रो कॉमन कर ले रहा हूँ, है ना, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर।
ये हमारा वेंचुरीमीटर यहीं से इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेगा कि भैया फॉर्मूला सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप इसको समझ सकें। Q बराबर होता है A1 V1 बराबर A2 V2, ये आपको याद है। अगर ये याद है तो यहाँ से देखिए, अगर हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा V1 बाई V2 बराबर A2 बाई A1, ये हो जाएगा हमारा। अगर ये हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले ये हमारा हो जाएगा डेल्टा P बराबर हो जाएगा एच डी जी, मतलब जो घनत्व है वो, जो ग्रेविटेशन लग रहा है वो, और एच जो ऊंचाई एक्चुअल में दी है वो। अब ये हो जाएगा हाफ। अब यहाँ से अगर हम V1 कॉमन करें या V2 कॉमन करें, कुछ भी कॉमन कर लें, तो हम कॉमन क्या कर रहे हैं, हम V1 कॉमन कर रहे हैं, या नहीं से V2 कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा रो हमने कॉमन कर लिया। हमने क्या कॉमन किया, हमने कॉमन किया है V2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया देखिए, ठीक है। अब इस रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2hg अपॉन में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर, या A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पर। मतलब इतने की जगह पर जो है, इतने की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके बराबर कर दिया भैया V2 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने इसके बराबर इतना कर दिया है तो अब आपका मान क्या बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 2hg, ये हो जाएगा हमारा A1 स्क्वायर, बाई में जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ये रूट में जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा V2। अब ये जो V2 का मान है इसको और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A1, यहाँ से आ जाएगा हमारा A1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2hg अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर, ये रूट में। ये यहाँ से फॉर्मूला हो गया V2 का मान। अब आपको पता है Q इज इक्वल क्या होता है, A1 B1। तो यहाँ से अगर हम डिस्चार्ज निकालना चाहेंगे, अगर डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्चार्ज मतलब जो फ्लो करेगा Q कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा A2 V2। तो ये हो गया हमारा A2, V2 का मान कितना है A1 A2 अंडर रूट 2hg अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आपसे यही फार्मूला पूछा जाएगा। मैंने पूरा फार्मूला इसलिए बता दिया कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, इसलिए मैंने आपको पूरा फार्मूला ड्राइव करके बता दिया कि आपको दिक्कत हो ही ना। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, हमारा फार्मूला हो गया। अब आगे इसमें दिया हुआ है टार शैली बाबा दिए हुए हैं। उन्होंने क्या बताया कि अगर एक टंकी दी है और टंकी की ऊँचाई जो है भैया h है, टंकी की छोटी h दी हुई है, और इस यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। अगर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड भरे हुए भाग में जो है हम यहाँ से छेद कर देते हैं, यहाँ से गिरो गिरेगा। इसकी ऊंचाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई h दी हुई है, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा h माइनस h, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप इसी फॉर्मूले में देख लीजिए यहाँ पर दाब कितना है, हर जगह पर दाब कितना है, ठीक है। दाब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से V2 V1 हो जाएगा। ये ऊंचाई दी हुई है तो पहले में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से आइए, ऊंचाई यहाँ पर कितनी है h है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है h माइनस h है, ठीक है। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वेग आएगा वो वेग हो जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल अंडर रूट 2g h माइनस h। ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी के लिए, यही आएगा ना। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। हाँ 2gh आएगा, ऊपर से आएगा, गड़बड़ हो गया, कह रहा हूँ ना गड़बड़ हो गया। ये यहाँ से फार्मूला हमारा हो जाएगा 2gh, यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा 2gh। ये हमारी वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू gh माइनस h। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ जी। अरे
अपॉन में जी, अच्छा अपॉन में जी कर लीजिए भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया है। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पॉइज़ली बाबा का नियम, पॉइज़ली महासंत का नियम, पॉइज़ली बाबा का जो नियम दिया गया है वो नियम एग्जाम में पूछा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये हमारे पॉइज़ली बाबा हैं, पॉइज़ली बाबा का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पिछले एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस बरोड़ता वाला वैसे ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम वैसे ही याद रखना है, इसको कंफ्यूज ना हो जाइएगा भैया। तो इसमें क्या होगा ये आपको समझना है। ये पॉइज़ली बाबा का इक्वेशन है, इसमें किसी भी पाइप में ऊष्मा की तो बात ही नहीं हो रही, द्रव प्रवाह की दर जो होती है, द्रव प्रवाह की दर जो होती है दाबांतर के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी त्रिज्या के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती तथा उसमें बहने वाले द्रव की जो दर होती है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इनका नियम था, ठीक है। इस नियम के अनुसार जो है एक ये पाइप दी हुई है, इस पाइप का रेडियस r है, लेंथ l है, दृढ़ता इसकी ईटा है और यहाँ पर दाब है P1, यहाँ पर दाब है P2, दाबांतर है कितना डेल्टा P या P, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको फॉर्मूला याद आएगा, उस जो द्रव उसमें बह रहा है उसमें द्रव उत्सर्जन या द्रव प्रवाह की दर जो है उसके दाबांतर के अनुक्रमानुपाती, त्रिज्या के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती तथा उसमें जो लंबाई दी हुई उसकी लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इससे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए। कैसे पूछे गए हैं कि अगर किसी भी द्रव जिसमें एक पाइप में बह रहा है उसका दाब 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रवाह की दर क्या होगी, ये एक है। और त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो प्रवाह की दर क्या होगी, लंबाई बढ़ा दी तो प्रवाह की दर क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइज़ली बाबा हो गए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Q प्रोपोर्शनल टू P, Q प्रोपोर्शनल टू R4, Q प्रोपोर्शनल टू 1/L। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यही से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे एग्जाम वाले। अब यहाँ पे दिया है मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स ठीक है, आगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या था आप ये याद रखिए, अपने थर्मोडायनामिक्स का पहला रूल याद रखिए, क्या होता है dq बराबर du प्लस dw, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब इससे पहले थोड़ा सा ऊष्मागतिकी में चल रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें अब आसानी समझ में आ जाए। तो पहला ये है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है अगर 2 तापीय साम्य में वस्तुएं हैं तीसरी वस्तु के साथ में, अगर 2 वस्तुएं तीसरी वस्तु के साथ में तापीय साम्य में हैं तो तीनों तापीय साम्य में होगी और ताप की अवधारणा शून्य नियम देता है। अब प्रथम नियम क्या है, किसी भी निकाय में दी गई ऊष्मा उसमें आंतरिक होती है, आंतरिक ऊष्मा मतलब आंतरिक ऊर्जा और उसके द्वारा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, ठीक है। du = du प्लस dw, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नियम है। एंट्रोपी है आपका थर्ड नियम। सेकंड नियम क्या है, ऊष्मा ना उत्पन्न हो सकती नष्ट हो सकती है, ये एंट्रोपी, ठीक है। ये आपका द्वितीय नियम है। थर्ड नियम है एंट्रोपी, dq/dt। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। एंट्रोपी को हम लोग S से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ds = dq/dt। अब देखिए समझिए मेरी बात को, यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस की बात बाद में करूँगा, फिर भी समझ। यहाँ पर जो एस दिया हुआ है सब एंट्रोपी है, ठीक है। जहाँ पे एच दिया हुआ है वो आपकी हीट है, मतलब ऊष्मा है एच। तो एच और क्यू आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हमारी एंट्रोपी हो गई, एंट्रोपी इतना हो गया और ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, थर्ड लॉ ये हो गया। सेकंड लॉ है ऊष्मा ना दे सकते ना ले सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। रूपांतरण हो सकता है उसका, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग चलते हैं उसमें क्या है, W बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा JQ, ठीक है। जे यहाँ पर क्या है, यांत्रिक तुल्यांक है। टीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि यांत्रिक तुल्यांक की विमा क्या होती है, ओके। W बराबर JQ, इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल प्रति किलो कैलोरी, ठीक है। जूल प्रति किलो कैलोरी इतना इसका यूनिट होता है। और W जो दिया हुआ है वो वर्क है और ये एक दूसरे में कन्वर्जन है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्या पूछता है एग्जाम में, ऊष्माधारिता पूछेगा आपसे।
ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा पूछेगा आपसे। तो ऊष्माधारिता, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको याद रखना है ऊष्माधारिता, Q बराबर कई फॉर्मूले याद रखने हैं, M S डेल्टा T, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर M द्रव्यमान है, S विशिष्ट ऊष्मा है और T टेम्परेचर इंक्रीज करने पे है। तो Q किस पर डिपेंड करेगा? T पर, ये आपको याद रखना है। अब यहीं से कुछ और अगर फॉर्मूले बनाए जाएं तो कई चीज़ें बनती हैं, जैसे समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में क्या होता है, समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, सम रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है, सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होता है। तो समदाबी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें पूरे निकाय में दाब कांस्टेंट रखा जाए, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप निश्चित रहे समतापी, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन निश्चित रहे समायतनिक, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सम मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वही हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। अगर dq का मान 0 है, अगर dq का मान 0 है मतलब प्रक्रम कौन सा? रुद्रोष्म प्रक्रम। अगर dw का मान 0 है इसका मतलब प्रक्रम कौन सा? समायतनिक, सम आयतनिक प्रक्रम। देखिए dw इज इक्वल pdv, pdv इसका है ये, dw pdv। अगर v चेंज नहीं होगा तो w 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मा शून्य होती है अगर ऊष्मा नियत रहती है, अगर ऊष्मा नियत है तो चेंज नहीं होगा, इसलिए du प्लस dw बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सम आयतनिक प्रक्रम के लिए dw 0 हो जाएगा, dq बराबर du हो जाएगा। du मतलब आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। q बराबर m s डेल्टा t दिया हुआ है। सम आयतनिक प्रक्रम में, सम आयतनिक प्रक्रम में या स्थिर आयतन में, स्थिर आयतन के लिए, स्थिर आयतन के लिए S की वैल्यू क्या होती है? CV होती है। स्थिर दाब के लिए CP होती है, CV। अभी मैं इसके आगे बताता हूँ, पहले अब इतना समझ में आ गया ना आपको। एंट्रोपी क्या होती है? dq/dt इंटीग्रेशन कर दीजिए पूरे निकाय का, ठीक है। ये फॉर्मूले ही आपको याद रखने, एग्जाम में फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, या इसका जो ड्राइव्ड फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हो जाएगा dH/T, ये भी हो सकता है, ओके। अब ये इतना हो गया। अब हम चलते हैं सीधे मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आपसे दो इक्वेशन बहुत पूछे जाते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। कैसे? देखो, du आंतरिक ऊर्जा है, p dv दिया है, इसको इधर लेके आओगे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, du इज इक्वल dq माइनस dw। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा dq माइनस p dv, ये देखिए आ गया। अब जो dq दिया हुआ है, इस dq को यहाँ से इधर लेके आइए तो s इंटू dt हो जाएगा ना। देखिए इस s को इससे क्रॉस करेंगे, dq बराबर आ जाएगा, तो इस dq को हमने चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा du, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका जो मैक्सवेल भैया ने इक्वेशन बताया वो क्या था? देखिए यहाँ पे t है ना, आप इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए। यहाँ पे t देखिए है ना, तो आप यहाँ पे t देखिए, ठीक है। यहाँ पे s दिया हुआ है, s, तो ये नीचे s आ गया, ठीक है। ये dv दिया हुआ है तो यहाँ से ये dv हो गया, ये dv हो गया। फिर यहाँ पे देखिए dp है, p, तो ये वाला p, ds देखिए, ये देखिए ds क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ। कैसे? dt ds ds t, ठीक है। p dv v dp बराबर करेंगे, सब कट जाएगा, इतना बचेगा। अब कैसे सॉल्व करना है? dt/dv s एंट्रोपी कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, dp/ds। ये एरिया के लिए दिया हुआ है, ठीक है, एरियल। ये हीट के लिए दिया हुआ है, हीट मतलब ऊष्मा के लिए। मैंने बताया था dq/h कितना होता है? dq बराबर Tds प्लस v dp। देखिए दोनों चेंज हो नहीं हो गए। बस आपको यहीं पे याद रखना है कैसे क्या चेंज हो रहा है। dt अपॉन, देखिए यहाँ पे dt था, यहाँ पे dt आ गया, यहाँ पर v है, यहाँ पे p आ गया, ठीक है, दोनों में चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ पर p था, यहाँ पे v हो गया, यहाँ पर ds का ds हो गया, प्रेशर, और ये बस, और कुछ नहीं। फिर गिब्स कांस्टेंट, ये वाला फार्मूला भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला फार्मूला बहुत एग्जाम में पूछा गया है। गिब्स फलन बराबर
हीट प्लस पीडीवी, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जी इज इक्वल हीट मतलब क्यू कमांड डी यू प्लस पीवी, पीवी रख देंगे, डीवीएस हो जाएगा, और बाकी इक्वेशन है, ठीक है। इन इक्वेशंस में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, आपको ये याद रखना है, ओके। अब स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, इन दोनों का मान देखते हैं, और एक परमाणु दो परमाणु देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि स्थिर आयतन पर एक परमाणु को दो परमाणु के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा स्थिर आयतन पर। तो स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, स्थिर आयतन पर ये देखो जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा CV dt, Q बराबर CV dt हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला Q का मान रखेंगे, स्थिर आयतन पर ये जीरो हो जाएगा, इसलिए ये वाला मान हो जाएगा du बराबर इतना, और स्थिर आयतन पर कितना हो जाएगा CP dt प्लस PV हो जाएगा ये भैया, ठीक है। इस तरह से, हालांकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है भैया, इसकी हमको भी ज़रूरत नहीं है। हम अभी इसको कुछ अलग तरीके से बताते हैं आपको, जिससे ये आपको आसानी से याद रहे, ये आपको आसानी से याद रहे भैया। अब तो यहाँ से पहले CV की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा du इज इक्वल CV dt, ठीक है, CV dt। तो du अपॉन dt इज CV dt हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम CV का मान रखना चाहें तो CV का मान कितना होता है, तो आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले CV इज इक्वल RF/2, ठीक है, RF/2। यहाँ पर R क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, F क्या है, फ्रीडम है, मतलब फ्रीडम स्वतंत्र कोटियाँ हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल कितनी फ्रीडम मतलब कितनी स्वतंत्र गतियाँ कर सकता है, कितने मोशन कर सकता है, उसके बारे में ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, du हमारा हो जाएगा 1/2 FR dt या CV dt, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोबेबल फॉर्मूले हैं, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि मोनो मतलब एक परमाणु जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए F का मान कितना होता है, दो परमाणु के लिए कितना होता है, और तीन परमाणु के लिए F की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर CV का मान निकालेंगे, फिर CP का मान निकालेंगे, और फिर एनर्जी निकालेंगे। ये सभी काम हमको करने एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे CP माइनस CV बराबर होता है R, ठीक है, CP/CV बराबर होता है गामा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक और फार्मूला, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, पहले मैं इनको जो है आपके लिए बढ़िया सा कर देता हूँ, ये ठीक है। दूसरा ये एक होता है फॉर्मूला आपका गामा बराबर 1+2/F। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए ना रामबाण हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो आधे सवाल आपके हो गए, ठीक है। इनका डेरिवेशन नहीं करना है आपको। CP/CV इज इक्वल गामा, CP-CV बराबर R, ठीक है, और गामा इज इक्वल 1+2/F। F क्या है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स मोशन। तो F की वैल्यू एक परमाणु के लिए कितनी होती है, 3, दो परमाणु के लिए 5, तीन परमाणु के लिए 7 होती है। ये आपको याद रखना है। किसके लिए, एक परमाणु के लिए 1, ये क्या है, दो परमाणु के लिए, ये तीन परमाणु के लिए, 3, 2, 1। ये आपको याद रखना है। परमाणु लिख देते हैं यहाँ पे, परमाणुक, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु के लिए इतना होता है। अब बस सबका मान निकालते जाइए और वैल्यू रखते जाइए। मैं दो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आए, ठीक है। पहले मैं एनर्जी के बारे में बताता हूँ, नहीं पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर F की वैल्यू आप 1 रखेंगे, मतलब 3 रखेंगे, तो कहाँ चला गया फॉर्मूला, हाँ ये CV कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा आपका 3R/2, मतलब 1.5, ठीक है। अब देखिए अगर CP इतना दिया हुआ है तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R+CV, तो मतलब 1 प्लस ये CV, तो यहाँ पर कितना है, 1.5R, और यहाँ पर 1R और जुड़ेगा, तो CP कितना हो जाएगा, 2.5R। ये किसके लिए है, एक परमाणु के लिए, एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु के लिए इतना हो गया।
एक परमाणु के लिए गामा का मान कितना हो जाएगा, आपको यहाँ कितना रखना है 3, 2/3 मतलब 20/6, 20/6 का मतलब 0.6, ठीक है 0.6, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा 6 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब गामा का मान निकालेंगे, वो मैं मान नहीं निकालने वाला, आपको बस वो याद रखना है, ओके। अब दो परमाणु के लिए आ जाइए, दो परमाणु, ठीक है। F कितना रखना है 5, तो CV कितना हो जाएगा, बताइए। CV आपका हो जाएगा 5/2R, CP कितना हो जाएगा 7/2R, ठीक है। और गामा का मान तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिपरमाणु के लिए कितना हो जाएगा CV 3R, यहाँ कितना हो जाएगा CP 4R, ठीक है। इतना हो गया। एनर्जी भी तो निकालनी है भैया, तो एनर्जी यहाँ से निकालेंगे। एनर्जी कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा देखिए F/R, ठीक है। F/R, F का मान कितना रखना है 3, एक परमाणु के लिए। तो एक परमाणु के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक परमाणु के लिए एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर, एक परमाणु के लिए U हो जाएगा आपका 3/2 RT या KT, ठीक है। एक परमाणु के लिए U इतना हो जाएगा, दो परमाणु के लिए U कितना हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/2 KT। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये समझ लीजिए आप, ये सारे के सारे फॉर्मूले एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ पूछे गए हैं। अब यहाँ पर एक परमाणु के लिए हो गया आपका 3, एक परमाणु के लिए हो गया 3 रखा, दो परमाणु के लिए 5 और 3 परमाणु के लिए रखा हमने 7, या कभी कभी यहाँ पर ये 6 भी रख देते हैं। मैंने अगर 7 रखा है तो CP का मान कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो भाई कभी कभी यहाँ पर ये 6 वैल्यू भी रखते हैं, तो 7 भी होता है और 6 भी होता है, दोनों मान हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है ये त्रिपरमाणु है, मैं इसे लिख देता हूँ पहले, है ना, जिससे आपको याद रहे त्रिपरमाणु। तीन परमाणु जो है, तीन परमाणु F बराबर होता है 6, F बराबर होता है 6, 7 भी लेते हैं 6 भी लेते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एनर्जी देखेंगे तो 6 और 3R, तो हो जाएगा आपका U कितना हो जाएगा 3RT, आपका U कितना हो जाएगा 3RT, U हो जाएगा आपका 3KT या RT, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से पढ़ना है, समझना है, देखना है कैसे क्या हो रहा है, और सभी फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद रखिए, कई बार इस क्लास को देखिए, जिससे क्या होगा आपके सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जितने मैंने फार्मूले बताए हैं, ये सारे के सारे जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार। अब देखिए ये इतने एनर्जी हो गई आपकी, CP CV हो गया, सारे के सारे फॉर्मूले इसमें हो गए। अब हम सीधे चलते हैं समतापी प्रक्रम में और समदाबी प्रक्रम में और रुद्रोष्म प्रक्रम में। तो समतापी प्रक्रम क्या होता है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है आपका, यहाँ लिखता हूँ PV/RT। आपसे एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि भैया बताइए कौन सा फॉर्मूला है, ये तो पूछेगा नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। और एक फार्मूला याद रखना है, बोल्ट समान नियतांक और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है आपका R बराबर, ये फॉर्मूला होता है R बराबर कना मतलब ये Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर R क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान 8.31 10⁻⁷ -7 होता है, अप्रॉक्सीमेट आप चेक कर लीजिएगा, इतना ही 8.31 ही होता है, ठीक है। सामान्य ताप कितना होता है, सामान्य दाब कितना होता है, और सामान्य आयतन कितना होता है 22.4 लीटर सामान्य आयतन होता है। सामान्य दाब 1 होता है, 1 वायुमंडल, और सामान्य ताप 273, ठीक है, 273 या 76 डिग्री, 76 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है वही उसके बराबर होती है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में समदाबी प्रक्रम में आ जाइए और समतापी, पहले समतापी प्रक्रम में बात करते हैं। तो समतापी में ताप कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PV बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा W = dW = PdV, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे 0 से W, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा, कांस्टेंट बाई
v, p बराबर कांस्टेंट बाई v। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा भैया कितना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा log e, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं हो पाएगा, इसका दूसरा होगा फॉर्म, एक मिनट, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, पहले मैं इसको दूसरा, p बराबर हो जाएगा म्यू आर टी बाई वी इंटू डी वी और इंटीग्रेशन v1 से v2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इतना। तो म्यू आर टी बाहर कर लेंगे तो w आपका हो जाएगा कितना, 2.303 म्यू आर टी लॉग 10, यहाँ पर e आएगा, उसको हमने 10 में कन्वर्ट किया है, तो हमारा हो जाएगा v2 बाई v1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है, इस v2 बाई v1 में हम p1 बाई p2 भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा p1 v1 बराबर p2 v2, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। अगर ये फॉर्मूला बन गया तो आप इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने v2 बाई v1 कितना हो जाएगा, p1 बाई p2 यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि समतापी प्रक्रम है इसलिए हम ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते यहाँ पे। ओके, अब आइए रुद्रोष्म प्रक्रम में, एडायबेटिक प्रोसेस। एडायबेटिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको रूल ही याद रखने हैं। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, इस वाले वैल्यू से उठा के इसमें मान रखने हैं और फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे p का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए p का मान हमने रखा म्यू आर टी बाई, तो म्यू आर टी बाई कितना जाएगा, ये v की पावर गामा बराबर, देखिए v यहाँ पर है, v यहाँ पर है, तो v कितना हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा v के वाले फॉर्म में रख लीजिए, v बराबर कितना हो जाएगा, ये एक हो गया। दूसरा v बराबर हो जाएगा म्यू आर टी बाई p की पावर गामा, यहाँ पर कितना है p इंटू v की बराबर रख दिया हमने, म्यू आर टी बाई इतना बराबर। अब कितना हो जाएगा ये हमारा, म्यू आर कॉमन करिए, बाहर करिए इसको, p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। आप सारे फॉर्मूलों को अच्छे तरह से देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगेंगे बहुत सारे। ठीक है, अब एक इसका वर्क होता है एडायबेटिक में वर्क, तो ये वर्क कितना होता है, वर्क W बराबर होता है आपका, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है वर्क के लिए, वर्क का कन्फ्यूज़न दूर कर लेता हूँ मैं। ये होता है म्यू आर गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, हाँ T2 माइनस T1। अब देखिए आप यहाँ पे ये याद रखिए, जितना CP अपॉन CV का मान गामा दिया होता है वो आप यहाँ पे रखेंगे, इसमें चेंज करेंगे। तो इसलिए कुछ फॉर्मूले आप याद रखिए हल्के फुल्के, जिससे आप क्या हो एग्जाम में थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहे और बोलने में भी आसानी रहे, दिमाग में भी रहे, कि आप देखते ही टिक कर सकें। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप हर चीज़ को देखते हुए टिक करें। ओके, आगे देखते हैं जो आदर्श गैस की इक्वेशन होती है, उस आदर्श गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, जिससे आपको जल्दी हो समझने में और मैं जल्दी से आपको बता सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिख लिए हैं। अगर एक पार्टिकल किसी बीकर के अंदर गति कर सकता है तो 3 तरह की गति कर सकता है, 3 तरह की गति। ठीक है, 3 प्रकार से x में, y में, z में गति कर सकता है। उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन हमारी होती है PV बराबर, वो गति का इक्वेशन था PV बराबर 1/3 mv बार स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब हमको पता है PV बराबर होता है म्यू आर टी, अगर हम यहाँ पर म्यू आर टी रख देंगे तो 3RT बाई m, ये v हो जाएगा। ये v यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये हमारा v शो कर रहा है VRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा VRMS बराबर, पहले तो देखिए इसको इस हिसाब से समझिए, 3PV बाई m। ठीक है, रूट में ये हो जाएगा
PV बराबर होता है म्यू RT, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये मैंने अनुपात इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2011 के एग्जाम में ये पूछा गया है रेशियो, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया कि भागवा करने में आपको प्रॉब्लम ना, ओके। आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है इसको। तो ये हमारा हो गया VRMS। VRMS का मतलब जैसे मान लीजिए एक 2003 या 4 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक पार्टिकल किसी बीकर के अंदर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो उसका रूट मीन स्क्वायर बताइए। तो सबको क्या करना है, सभी का वर्क कर देना है, सबको जोड़ देना है और सबको रूट लगा देना है और उतने से भाग से, मान लो 3 पार्टिकल तो 3 से भाग कर देना है। ये आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मान हो गया, ओके। अब इसके आगे चलते हैं। हमारा जो ये दिया है फॉर्मूला, ये हो गया, ये स्क्वायर वाला हो गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। और प्लस ये जो PV होता है ना, PV ये एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। एनर्जी W के बराबर होता है, तो 3W और 1/2 mv²। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए। हालांकि मैंने आपको बता रखा है 3/2 kT फॉर्मूला होता है, 3/2 kT फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, पहले तो आप समझिए इसको, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। इससे क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि VRMS वैल्यू बताइए, अगर टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो VRMS का मान कितना होगा, उसका वेग कितना हो जाएगा, ठीक है। या हीलियम नाभिक का अगर पूछेगा, हीलियम का पूछेगा तो हीलियम के लिए आपको क्या करना है, उसका मास रखना है और उसका टेम्परेचर बताना है। ये 3R तो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। विसरण की दर भी यहाँ से T2/T1 से निकाल सकते हैं, ओके। अब इसके आगे चलते हैं हम यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा पहले W बराबर 3W बराबर, ये हो जाएगा 3W बराबर 1/2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा K, हो जाएगा K, बताइए हो जाएगा। तो सॉरी mv², इसके बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, देखिए K हो जाएगा 3/2 W बराबर RT। तो ये एक यहाँ से फॉर्मूला आप बना सकते हैं चाहें तो, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसको बनाने वाले हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी के लिए 3/2 RT या KT, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। अब हम आगे चलते हैं हमारे मीन वैल्यू, औसत मान पे। औसत मान का जो वेग होता है वो होता है 8RT/πm। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने, सब एग्जाम में पूछे गए। ये फॉर्मूला तो कम से कम 4-5 एग्जाम में पूछा गया। KVS में तो KVS का तो फॉर्मूला ये बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं उसको, फेवरेट है ना। तो ये वाला फॉर्मूला 8RT/m पाई 2RT/m, ये मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट अत्यधिक प्रायिकता का वेग कितना हो सकता है, वो है 2RT/m। कभी कभी यहाँ पर R की जगह पर K दिया हो, क्योंकि मैंने बताया है R बराबर होता है कना, कना मतलब K × Na, Na मतलब बोल्ट समान नियतांक, ओके। ये हमारा इतना हो गया, P बराबर 1/3 mRT² हो गया। ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपके पूछेगा ऐसे कि इनका अनुपात बताइए भैया, इनका अनुपात बताइए कितना होता है। तो अनुपात में देखिए क्या होता है, देखिए रूट यहाँ पर है, रूट यहाँ पर है, रूट यहाँ पर, सब कट जाएंगे। m यहाँ पर है, m यहाँ पर, ये भी कट जाएगा। 3 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 8/π है, यहाँ पर 2/2 है ओनली। अगर इन सबको हम काटेंगे पीटेंगे तो ये हमारा अनुपात आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो वैल्यू हमारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है स्टीफन नियतांक और वीन का नियतांक, फिर एंट्रोपी मैंने बता दिया है, फिर न्यूटन का शीतलन नियम, रेले जीन्स लॉ, उसके बाद ही 2 लेटर पे आते हैं। सबसे पहले आ जाइए आप प्लांक बता रहा हूँ मैं, बीन का नियम, बीन और सपेरे का नियम। तो बीन और सपेरे के नियम के अकॉर्डिंग, बीन और सपेरे लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/t। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ का मतलब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हमने बढ़ाया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो लैम्डा जब रेड था, रेड से ऊपर जाएगा, ठीक है। विबग्योर होता है ना, तो रेड से येलो हो जाएगा। जैसे किसी भी सूर्य, जैसे मान लीजिए या किसी तारे का टेम्परेचर नीला है, लाल है, तो दोनों में से सबसे अधिक तापमान किसका होगा, तो नीले वाले का तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये इतना हो गया। दूसरा, यहाँ से इसको कांस्टेंट में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा में इक्वल टू
लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। और बी बराबर कितना होता है 2.98 × 10⁻³ मीटर कैल्विन, ठीक है, इतना है आपका, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब यदि स्टीफन कांस्टेंट पे स्टीफन नियतांक होता है E इज इक्वल सिग्मा T4a, यहाँ पर ये स्टीफन कांस्टेंट है। स्टीफन जो कांस्टेंट है या स्टीफन जो ये नियतांक दिया हुआ है, इस नियतांक से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, या फिर सूर्य का जो प्रकाश हमारे तक आता है, जो सूर्य का तापमान है, उसको हम इससे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी नियम को जो है फॉलो करता है, इसी नियम को जो है क्या कहते हैं उसको, इस नियम को न्यूटन का शीतलन नियम भी फॉलो कर सकता है, मतलब न्यूटन के शीतलन नियम को ये नियम प्रूफ कर सकता है, ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, तो वो नियम है dQ/dt बराबर K T1 प्लस T2/2 माइनस T0। यहाँ पर T1 T2 क्या है, टेम्परेचर्स है बॉडी के, और T0 क्या है, वातावरण का टेम्परेचर है, और ये क्या है, फॉल है, मतलब टेम्परेचर कितना गिर रहा है, ये है। तो यहाँ पर जो अंतर होगा वो यहाँ पर लिखा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया 60 से 70 डिग्री एक बॉडी ड्रॉप करती है और परिवेश का तापमान 40 डिग्री है, परिवेश का तापमान जो है 40 डिग्री है, तो यहाँ पर फॉल कितना, अगर समय 2 सेकंड लग रहा हो तो 40 से 50 मतलब 10 का हो गया, वो 10 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर, दोनों को जोड़ देंगे 90/2 45, और T जो 40 है 5 बचेगा यहाँ पे, ओके। इस हिसाब से हम न्यूटन का शीतलन का नियम फॉलो करते हैं। अब सिग्मा का मान कितना होता है 5.67 × 10⁻⁸, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब इसके आगे आपका क्या दिया हुआ है, अब आपके इसके आगे दिया है हाँ रिलीजियंस लॉ मतलब रेलाइट्स लॉ। तो उसमें क्या होता है, ये पहले लॉ देख लीजिए, इसका मान कितना होता है 5.67 × 10⁻⁸, ये कितना हो जाएगा J/m², Kelvin/4, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है। अब दूसरा जो आपका दिया हुआ है वो क्या है, दूसरा फार्मूला आपका है रेलाइट फार्मूला दिया है I = 1/λ4, यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फार्मूले से सारा काम आपका हो जाएगा आसानी से, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, हालांकि मैंने लिख रखा, शायद नहीं रखा अभी, ये आपका दिया हुआ है। इन्होंने किसके बारे में क्या बताया, जो प्रकाश जब किसी भी पार्टिकल्स टकराता है, बिखरता है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, उसके लिए फार्मूला है, ठीक है। अब इसके आगे आपका दिया हुआ है प्लांक दोलित्र दिया हुआ है, सोलर नियतांक दिया हुआ है, प्लांक दोलित्र। तो प्लांक दोलित्र का जो औसत ऊर्जा का फॉर्मूला है वो है E = hν/kT-1। ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ये एज इट इज़ फॉर्मूला आपको याद करना है, कुछ नहीं होता है। E बराबर hν होता है, आपको याद है, ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर hν/kT ये आपको याद रखना है बस, -1, ठीक है। अब ये सोलर नियतांक दिया हुआ है, सोलर नियतांक का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आ रही हैं और उस रेज की वजह से उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो, और उसकी एरिया के रेशियो को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने लिख गया आप इसे भी, ये भी आप फॉर्मूला देख लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप आगे आ जाइए, आपके लिए दिया हुआ है हाँ ये दिया हुआ है ऊष्मा चालन। अब ऊष्मा चालन की विधियाँ दी हुई है। ऊष्मा चालन के लिए कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी से आ सकती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा चालन में सबसे पहले फॉर्मूला है संवहन, विकिरण और चालन। चालन से ठोसों में होता है, संवहन द्रवों में होता है, और विकिरण कहाँ होता है, हर जगह होता है। विकिरण के लिए फॉर्मूला आपको पहला वाला जो वीडियो दिया है उसमें जो मैराथन पढ़ी है, इन सारी मैराथन में से पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप इसमें देख लीजिएगा करके। बाकी जो है मैं बता रहा हूँ आपको। ऊष्मा चालन का दिया हुआ है, ऊष्मा चालन आपका, ऊष्मा चालन के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का फॉर्मूला जो पूछा जाता है आपसे, तो ऊष्मा चालकता गुणांक Q बराबर KA डेल्टा थीटा बाई L इंटू T, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला ऊष्मा चालकता गुणांक का। ऊष्मा चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है, मीटर, कैलोरी मीटर प्रति मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड, ये आपका हो गया यूनिट। देखिए समझ लीजिए, कैलोरी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कितना बचा मीटर, तो कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड, ये आपका हो गया मात्रक, ठीक है। अब यहाँ से यूनिट भी निकालना है, तो इसका यूनिट होता है कितना, ml
2t माइनस 2, यहाँ से l बचेगा, l से l कट जाएगा, अपॉन में जाएगा कितना l, फिर k इंटू एल, थीटा का क्या होता है कैल्विन, थीटा का होता है कैल्विन, टी का टी हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा। ठीक है, इस वाले एल से ये एल कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, इस टी को नीचे लेके आएंगे तो मामला कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बनेगा के की डायमेंशन बनेगी कितनी m, ये हो गया m, ये हो गया l, और ये हो गया t माइनस 3, और ये हो गया कैल्विन माइनस 1। ये आपका हो जाएगा के की डायमेंशन, ये डायमेंशन आपको याद रखनी है। ओके, दूसरा इसमें ये आ जाइए कि आपके लिए अब इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर होती है Q अपॉन T, मतलब H बराबर Q अपॉन T, मतलब कितना हो जाएगा के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, ये हो जाएगा आपके लिए ऊष्मा प्रवाह की दर। अब ऊष्मा प्रवाह की दर के साथ में आपके लिए इसमें दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, एक है समांतर क्रम, एक है श्रेणी क्रम के प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध, इससे पहले आप ये समझिए कि प्रतिरोध होता क्या है। तो किसी भी चालक में प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा L बाई के ए बराबर डेल्टा थीटा बाई एच, ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध। अगर हम हीट को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, इसलिए ये हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अब एक इसमें चीज़ और आती है, वो है ताप प्रवणता क्या होती है। ताप प्रवणता, दूरी के साथ में ताप गिरने की प्रवृत्ति को हम ताप प्रवणता कहते हैं। स्थायी ताप प्रवणता क्या होती है, स्थायी अवस्था क्या होती है। स्थायी अवस्था में प्रत्येक बिंदु पर ताप समान होता है, पर दूरी बढ़ने के साथ में ताप गिरता जाता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, ये आपका हो गया रजिस्टेंस, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका स्टीफन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस हो गया। अब सीरीज में और पैरेलल जोड़ने पर के की वैल्यू क्या होगी, और संधि पर ताप कितना होगा, ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए एक रॉड है, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको निकालना है, संधि है, यहाँ पर आपको क्यू का मान निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाए, कुछ नहीं करना है आपको, इसको जोड़ दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। 30 90 90 और 90 180 भागित 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ओके, अब इसके आगे चलते हैं समांतर श्रेणी में। दो गुटके हो गए, इनको हमने जोड़ दिया, इसका कांस्टेंट है K1, इसका है K2, इसका है एरिया A1, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसका एरिया है A2, इसका टेम्परेचर है θ1, यहाँ पर θ, यहाँ पर θ2। ठीक है, इतना हो गया मामला। ठीक है, अब यहाँ से आपको बीच का टेम्परेचर निकालना है, तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझा रहा हूँ, आप आसानी से वहाँ पर वैल्यू रख करके इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा, जिससे क्या होगा, आप साधारण सॉल्व, अगर फॉर्मूला याद करने जाओगे ना तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको एज इट इज़ फार्मूला देखिए इसका। तो एज इट इज़ फार्मूला क्या जाएगा, पहले इस टेम्परेचर इसके लिए लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा H1 बराबर K1, इस क्षेत्रफल A1, थीटा से थीटा जाएगा तो होता हो जाएगा θ1 माइनस थीटा अपॉन L1। ठीक है, ये H1 हो गया। इस गुटके के लिए आ जाइए H2, कितना हो जाएगा हमारा K2A2 थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। पूरे गुटके के लिए आ जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा H बराबर टोटल, मतलब इसका नेट जो K है वो K और A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L2। ये आपका हो गया फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले में हर चीज़ रखकर आसानी से निकाल सकते हैं, और आपको इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें फॉर्मूला रखेंगे और सब कुछ आ जाएगा आसानी से। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा अगला फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है, ये हमारा उसके लिए हो गया। ये क्लियर हो गया इतना। अब इसमें चलते हैं रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए रेजिस्टेंस जैसे आप सेकंड फिजिक्स में निकालते हैं प्रतिरोध जोड़ करके, वैसे भी इसमें जैसे इस पैरेलल दिया हुआ है तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 बराबर R2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका R बराबर
R1 प्लस R2, और इसकी चालकता जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है, रेजिस्टेंस के अपोजिट में होता है। देखिए अगर रेजिस्टेंस आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू 1/k, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ से आसानी से मिल सकता है। अब इसके आगे चलिए हम चलते हैं पैरेलल में। ये हो गया हमारा पैरेलल, ये हमारा हो गया पैरेलल, ठीक है। इसका है K1, इसका है K2, इसका है A1, इसका है A2, इसका है L और उसका भी है L। इसका टेम्परेचर है θ1, इसका θ2, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ गलत बता दिया ये, चलिए इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, पहले तो ये समझिए। और इसका जो K हो जाएगा टोटल K बराबर कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2/2 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ना, हाँ K1 बराबर K1/2, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा, ओके। अब इसके आगे चलते हैं, इसमें जो हीट फ्लो है वो कैसे होगी, तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा K1 θ1/θ2 A1/L H2 H1 H2 K2 θ1 θ2 A2, यही तो है ना, कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है, बाई L, ओके। अब इसमें जो नेट हमें निकालना है सॉरी K का मान निकालना है, वो K का मान हो जाएगा K इज इक्वल K1 A1 K2 A2 बाई A1 प्लस A2। ये आपका K का फॉर्मूला है, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे, 2 बार एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा गया है। अब देखिए अगर हम A1 A2 की वैल्यू बराबर कर दें तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि किसको कैसे मैच करना है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, हाँ इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, RMS पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसमें से इतना ही आ सकता है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि ऊष्मा चालकता और श्यानता गुणांक में संबंध बताइए। ऊष्मा चालकता और श्यानता गुणांक में संबंध, तो K/η, यहाँ लिखता हूँ K/η इज इक्वल CV। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है, ये 2 बार ये पूछा गया है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। K क्या है, ऊष्मा चालकता, η क्या है, दृढ़ता गुणांक, और CV क्या है बताइए, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। इंजन और हौज के लिए, इंजन और हौज के लिए या किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे लिखना है, तो आपके लिए फॉर्मूला एक याद है, दक्षता का फॉर्मूला याद रखिए, ईटा इज इक्वल 1 माइनस T2/T1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है दक्षता, किसी भी इंजन की दक्षता ये होती है, T2 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर है, और इसी को फॉर्मूले को और मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2/θ2 माइनस θ1, ये हो जाएगा, या 1 माइनस Q/W, ये भी हो सकता है यहाँ पर। अब एक फॉर्मूला है परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, अब पता नहीं वो है कि नहीं, हाँ परफॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है आपका, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में तो लिखा ही नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, वो होता है T2/W, इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है T2/W या T2/T1 माइनस T2, हाँ T1/T2। अब इन दो में रिलेशन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूला, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी आप याद रखिए जरा। तो वो फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा/B। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से सारे के सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब आप में मेरे हिसाब से इस से चैप्टर से कुछ चीज़ें और बची, वो भी देख लीजिए, 2-3 चीज़ें बची हैं। एक बता है वॉन डर वाल के क्रांतिक ताप, आयतन, दाब और क्लासियस कैपिरन की समीकरण कैसे काम करती है ये, और क्लासियस प्रमेय, ये 3 चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, है ना, क्रांतिक ताप TC, क्रांतिक दाब PC और क्रांतिक
क्रांतिक आयतन, वहाँ लिखता हूँ, है ना, वहाँ पे लिखता हूँ। तो पहला दिया है आपका क्रांतिक ताप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, क्रांतिक ताप TC, क्रांतिक ताप TC हो जाएगा 8a/27b, और क्या है b स्क्वायर r है शायद, हाँ b स्क्वायर r, RB, ठीक है। ये क्रांतिक ताप है वॉन डेर वाल का, ये भी याद रखिए। और एक है क्रांतिक आयतन VC बराबर 3NB, ठीक है, 3B भी हो सकता है। और एक दिया हुआ है आपका क्रांतिक दाब PC कितना हो जाएगा आपका a/b²/27, 1/27 a/b², ठीक है। ये इक्वेशंस के फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक फॉर्मूला और दिया है, क्लासियन क्लेपिरॉन समीकरण दिया हुआ है, वो फॉर्मूला देख लीजिए, बस हो गया आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। क्लासियन समीकरण क्या होती है? क्लासियन समीकरण किस पे काम करती है? तो अनुत्क्रमण प्रक्रम पे काम करती है, और इसका फॉर्मूला है C2 - C1। ये सब हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, आ नहीं सकते, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से DT, इसलिए मैंने सीधे इसको प्रिपेयर नहीं किया कि आपके लिए ज़्यादा टाइम न दूँ इसके लिए, इसमें कि आप परेशान हो जाए, ठीक है। क्लासियस की प्रमेय जो होती है dQ/T, ये होता है 0 से, ठीक है। फिर अब क्या आप तो समझ ही गए होंगे क्या करना है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा सर क्या कह सकते हैं, कल मैं क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए सो सॉरी। मैं चाहता हूँ कि आपको डेली क्लास मिले, बट यहाँ पर कल नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रिपरेशन सही से करिए, बिल्कुल धमाकेदार, जैसे इस बार आपका PGT में ना धुआं हो जाए, इलाका बिल्कुल टाइट कर दें आप, और हर चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही एग्ज़ाम निकालने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जो भी चीज़ें हैं वो प्लीज़ लिखिए, प्लीज़ बताइए क्या दिक्कत है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप उसमें लिखें, हम उसे सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे, जिससे वो हर चीज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके जो हम आपको दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्यार देना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।